बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, घर बनाना किसका ख्वाब नहीं होता। इस घर को बनाने के लिए कितने जतन किए जाते हैं। लोग अपना पूरी ज़िंदगी का सरमाया लुटा देते हैं, लोग अपने जेवर बेच देते हैं, लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए रखे जाने वाले पैसे को यहाँ खर्च कर देते हैं कि किसी तरीके से मेरे बच्चों को एक ऐसी छत मिल जाए कि जो उसकी अपनी ज़ाती हो। लेकिन कितने अफसोस की बात होती है कि जब करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड होता है, किसी सरकारी स्कीम में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी फ्रॉड हो जाता है। वो फ्रॉड इस किस्म का भी हो सकता है कि कोई आपके पैसे लेकर भाग जाता है, कोई आपको फॉर्म के नाम पे बेवकूफ़ बना देता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 30-30, 40-40 साल वो स्कीम्स मुकम्मल नहीं होती। ये सारे फ्रॉड किस तरीके से होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में किस तरीके से होते हैं। गुज़िश्ता दिनों एक स्कीम अनाउंस हुई जिसको सरकारी स्कीम MDA के तहत, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत अनाउंस किया गया। उस स्कीम में क्या हुआ कि लोगों ने लाइन में लगकर फॉर्म लिए, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि जो स्कीम इससे पहले 2004 में अनाउंस हुई थी, जिसके ऊपर 10 लाख लोगों ने, 9.5 लाख लोगों ने जो है वो अप्लाई किया था, वहाँ पे कामयाब हुए थे। उस स्कीम का क्या हुआ था, उसके अरबों रुपए कहाँ चले गए। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि हाउसिंग जो फ्रॉड्स होते हैं, स्कीम्स में फ्रॉड होते हैं, प्राइवेट फ्रॉड्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन लोग ये फ्रॉड करते हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट के इदारे क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के पहले से में हमारे नुमाइंदे खुसूसी मुर्तज़ा के जुल्फ़ी साहब। हाउसिंग स्कीम्स और तामीरात के हवाले से इस शोबे में बहुत अच्छा उनका एक एक्सपीरियंस है, उनसे बात करते हैं। जुल्फ़ी साहब, मैंने इंट्रो में जिस तरीके से कहा कि बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, वो स्कीम्स जिनको मुकम्मल हो जाना चाहिए 2-2, 3-3 साल में, वो मुकम्मल नहीं होती। कभी बिल्डर भाग जाता है, कभी ठेकेदार भाग जाता है। प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत बड़ी तादाद में ऐसा होता है कि किसी प्रोजेक्ट को अनाउंस किया जाता है, प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता। सरकारी सेक्टर में भी अब ऐसा होने लग गया है कि कई साल, 30-30, 40-40 साल प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होते। ये कौन लोग करते हैं, क्यों करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तहसील टाउन की स्कीम की। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम कराची के लोगों को लूटने, बेवकूफ़ बनाने और फ्रॉड करने के लिए अमल में लाया गया है, तो ये बात गलत नहीं है। ये बात इनके रिकॉर्ड से ही साबित होती है। देखिए, इनकी जो एक पहली स्कीम थी 1986 में, एक स्कीम अनाउंस की शाह लतीफ़ टाउन, वो KDA ने अनाउंस की। उसके बाद मली डेवलपमेंट अथॉरिटी बना, तो 1996 में ये उनको चली गई। ठीक है, उसके बाद अब इन्होंने पहली जो स्कीम अनाउंस की थी तहसील टाउन की, उस स्कीम के अंदर लोगों से फॉर्म भरवाए, पैसे जमा करवाए, सारी चीज़ें की। करने के बाद वो ज़मीन आज भी जूं की तूं बंजर पड़ी हुई है। मैं आपको बिल्कुल आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास इस वक्त जो मौजूदा ज़मीन है, उसमें से सिर्फ 2 सेक्टर ऐसे हैं, सेक्टर 31 और 33, जो साफ़ सुथरे हैं, क्लियर है। बाकी तमाम सेक्टर्स पर कोर्ट के मामला चल रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये जो मैंने आपसे कहा कि ये इदारा बना ही फ्रॉड के लिए, तो सबसे बड़ा कराची की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक फ्रॉड MDA की ज़मीन पर हुआ। वो कौन सा था जी? MDA की ज़मीन पर हुआ, जब लोगों ने आंखें बंद करके, हत्ता के लोगों ने अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को जो बैरून मुल्क बैठे हुए थे, उनको भी कन्विंस किया कि जी इस प्राइवेट सोसाइटी, प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट ले लीजिए। लोगों ने प्लॉट लिए। वो एक मुनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम था, बड़ा क्राइम था। फ्रॉड क्या हुआ जुल्फ़ी साहब? देखिए, MDA ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सरकारी इदारों पर पाबंदी थी कि वो किसी को भी ज़मीन अलॉट नहीं कर सकते। MDA का मतलब है सिंध गवर्नमेंट। ठीक है, सिंध गवर्नमेंट ने एक मुनज़्ज़म तरीके से एक पूरा प्लान बनाया। उस प्लान को अमली जामा पहनाया गया। पहले MDA की सारी सरकारी ज़मीनों को सरकारी तहवील में ले लिया गया। अब जब सरकारी तहवील में लिया गया तो ये कहा गया कि जी जिसकी ज़मीन है, जो मालिकान बैठे हैं, या तो वो हमसे पैसे ले लें या बदले में ज़मीन ले लें। और जहाँ बदला देने की बारी आई, वहीं से उस फ्रॉड का आगाज़ हुआ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और आगे क्या चीज़ें हैं जो MDA के तहत, ये सरकारी स्कीमों में जो फ्रॉड हो रहे हैं मुस्तकिल, इससे लोगों का ट्रस्ट लूज नहीं होता सरकारी स्कीम के ऊपर से? लोग तो फिर बेचारे लाइन लगा के खड़े हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि लोगों का एतमाद क्यों नहीं होता। लोगों का एतमाद इसलिए नहीं होता कि जो जुर्म करने वाले लोग हैं, ये जो इतना बड़ा कराची का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ, इस फ्रॉड में आज मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो फ्रॉड का मतलब जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो गया, यानी अलॉटीज़ के साथ मैं खड़ा हूँ। मैं कहता हूँ उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और आपके सवाल का जवाब ये कि जिन लोगों ने ये क्राइम किया, उनको जब तक आप सज़ा नहीं देंगे तो उस वक्त तक ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। ये समझ लीजिए कि कराची में आज से 35 साल पहले तक लोग जो है बहुत इनोसेंट थे। अच्छा जुल्फ़ी साहब, ये जो तहसील टाउन का एक आपने बताया कि 1986 में शाह लतीफ़ स्कीम थी, 2004 में तहसील टाउन हो गई, MDA बन गया। इसके अलावा भी कराची में ऐसी सरकारी स्कीम्स मौजूद हैं कि जिसके ऊपर कोई फ्रॉड हुआ हो, मुकम्मल ना हुई हो, या सिर्फ MDA ही ये काम करता है? दूसरी जो MDA के साथ जो LDA भी तो है, KDA भी तो है। के साथ जो दूसरा वजूद में आया वो आया था ये आपका LDA। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि
जब KDA से ज़मीनें MDA को दी गई तो उस वक्त कराची की बेशुमार तकरीबन 50 के करीब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ KDA को अपने आउटर डेवलपमेंट चार्जेस जमा करा चुकी थी। उन सोसाइटीज़ को KDA ने ये जवाब दिया कि भाई अब आपसे हमारा ताल्लुक़ नहीं है, जाइए जाकर MDA से बोलिए, वो आपके आउटर डेवलपमेंट काम करेंगे। आज तक वो सोसाइटीज़ रुल रही हैं। अब यानी कि कॉन्फ्लिक्ट में जाके लोगों का नुकसान हुआ है। इन दी एंड असल में जो मुतासिर शख्स है वो एक आम आदमी है जी, क्योंकि सोसाइटीज़ में जो लोग मेंबर हैं वो भी तो एक आम आदमी है। अब आप आइए दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ ये देखिए कि ये जितने फ्रॉड हो रहे हैं ये तो बहुत वो फ्रॉड हैं जो सरकारी ज़मीनों पर हुए बोर्ड। अब दूसरा इसके अलावा जो फ्रॉड हो रहे हैं वो हो रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जो कुछ बिल्डर्स वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं, कुछ वो हैं जो कोई कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो धड़ल्ले से कैसे काम कर रहे हैं जुल्फी साहब? ये सारे इदारे किधर हैं? ये सारे इदारे सोए हुए हैं। SBCA ने तो जो NOC देना है वो आबाद की NOC से मशरूत है, उसका मेंबर होना ज़रूरी है, फिर कैसे हो जाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो भी फ्रॉड होता है वो ज़मीन की जालसाजी और फ्रॉड के साथ शुरू होता है। फ्रॉड असल में ज़मीन की मिल्कियत से शुरू होता है। कैसे? देखिए, अब जो इससे पहले अब आप मुझे बताइए, माजरत के साथ में ज़रा सा मौजूद से हटकर बात करूँगा। आपके मेयर कराची वसीम अख्तर ने लोगों की 56 साल पुरानी जायदादें तबाह और बर्बाद कर दी। क्यों नहीं तोड़े चाइना कटिंग के घर जो टोटल इलीगल हैं? कोर्टों में साबित हो चुकी है ये बात। क्यों नहीं तोड़े वो घर? इसलिए कि आपसे उनका अपना ताल्लुक था। इसी तरह से जो फ्रॉड हो रहे हैं वो ये देखिए कि प्राइवेट सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, दो तरह के फ्रॉड है। जो सोसाइटीज़ अच्छी थी उनको सरकार ने ख़राब कर दिया। जो सोसाइटीज़ जिनके फंड में करोड़ों रुपए रखे हुए थे, जिनके प्लॉट महफूज थे, कमर्शियल प्लॉट महफूज थे, वहाँ सरकार ने सोसाइटी को सरकारी तहवील में लिया, सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया, उसने पूरा अकाउंट खाली कर दिया, उसने सारे कमर्शियल प्लॉट बेच दिया, उसने सारे एमिनिटी प्लॉट्स जो थे वो सब के सब अपने जानने वालों को दे दिए। आज आप ये कहते हैं कि कोई क्यों नहीं रोकता? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि इन इदारों को रोकने वाले एंटी करप्शन है और नैब है। एंटी करप्शन में खुद एक करप्शन का बड़ा गढ़ बन चुका है। मुझे बताइए कि चेयरमैन के पास 3-3 डायरेक्टर बैठे हुए, क्या काम है? कौन सा बड़ा केस इन्होंने पकड़ के दिया हो या कौन सा बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया उन लोगों ने, एंटी करप्शन वालों ने? कुछ नहीं करते सिवाय करप्शन के। इससे बड़े आप आगे चलिए नैब। तो नैब का तो हाल ये तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना है ना कि वो करप्शन कर रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है, आपके पास सबूत क्या है? जी, मैं आपको बताता हूँ, बात पूरी हो जाने दीजिए। नैब का हाल ये है, जो एंटी करप्शन से बड़ा इदारा है, कि वो तो अभी जो इससे पहले जो नैब सिंध के जो DG थे अल्ताफ़ बावानी साहब, उनके दौर में तो ये हुआ है कि नैब कराची का जो ऑफिस है वो तो रियल एस्टेट का ऑफिस बना हुआ था। वो तो बजाय करप्शन को पकड़ने के लोगों को फैसिलिटेट कर रहे थे। किस तरीके से? ये तो आप एक जनरल इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये देखिए, नैब के अंदर आज के दिन नैब कराची में 80% जो इन्वेस्टिगेटर जो रिपोर्टिंग कर जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ADs और DDs, वो नाअहल है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ अपने पास से, ये एहतसाब अदालतों के फैसलों में लिखी गई बातें कर रहा हूँ। किन फैसलों में लिखी गई है? कोई रेफरेंस होगा? जी, रिकॉर्ड पर मौजूद है, मैं आपको अभी कॉपी देता हूँ। मौजूद है, जिम्मेदारी से आप ये बात? जी, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। और जिम्मेदारी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, पिछले 23 साल के दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान 5 अरब रुपए के लीगल नोटिस आए मेरे को, लेकिन कोई भी कोर्ट में जाने को नहीं जा सका। आगे की तरफ चलते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर में कौन से फ्रॉड होते हैं? तो सरकार के फ्रॉड हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो फ्रॉड होते होंगे। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जो फ्रॉड होते हैं, एक आदमी आता है, किसी की भी ज़मीन पे कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, उसको बेचता है और भाग जाता है। ये तो एक आम आदमी की बात हुई। दूसरा बात है, ये बिल्डर्स जो रजिस्टर्ड बिल्डर हैं, जो आबाद के मेंबर भी उसमें कुछ शामिल हैं, प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, उसमें जो मुआहिदा किया जाता है अलॉटीज़ और बिल्डर्स के दरमियान, वो मुआहिदा बहुत बारीक लिखा जाता है, 4 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। आप अपनी बेगम के साथ चले जाते हैं या माँ के साथ या बहन बच्चों के साथ, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको पूरा बैठ के पढ़ें। ठीक है, आप बगैर पढ़े वो एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। ये सबसे बड़ी कराची के लोगों की जो ख्वाहिश, जो आपने कहा ना ख्वाब, अपना घर, ये अपना घर की ख्वाहिश में हमारे लोग इतने मासूम बन जाते हैं कि आँख बंद करके वो एग्रीमेंट साइन करते हैं, और उसके बाद फंसते कहाँ हैं? जब 2 साल के बाद देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट जब अपने फ्लैट की किस्त देने जा रहे हैं, तो पता चलता है वहाँ फवाद साहब की जगह जुल्फी साहब के बैठे हुए, और जुल्फी साहब ये कह रहे हैं जी फवाद साहब तो छोड़ के भाग गए, ये प्रोजेक्ट मेरा है, अब आपको अगर अपना फ्लैट चाहिए तो इतने लाख रुपए आपको और देने पड़ेंगे। ये एक फ्रॉड। अच्छा जुल्फी साहब, आखिरी सवाल की तरफ आ जाए। इसमें सरकारी इदारा एक तो इन्वॉल्व नहीं होता होगा ना? आपने उन इदारों को जो तहकीकात करते हैं करप्शन होने के बाद, उनको तो मुर्द इल्ज़ाम ठहराया,
लेकिन एक पूरी चेन ऐसी भी तो होगी कि जो इस सारे मसले को सपोर्ट करते होंगे कि आप जाके करप्शन करें, हम बैठें, यानी कि जो फाइल के पहिए लग जाते हैं वो किस तरीके से होता है? सबसे पहले तो मैं इसको सीधा सीधा आपको बताऊं, सिंध गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। वो किस तरीके से, जिन लोगों के ऊपर नैब के रेफरेंसेज हैं, जिन लोगों के ऊपर एंटी करप्शन के केसेस हैं, वो आज भी अपनी सीटों पर बैठे हुए काम कर रहे हैं। 2 मोटी मिसालें मैं देता हूँ, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जमील मेमन, वाटर बोर्ड का शिजान अहमद, ये वो लोग हैं जिन लोगों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम है, रेफरेंसेज चल रहे हैं। और फिर सिंध गवर्नमेंट के आपके वो सेक्रेटरी साहब जो पुल साहब, 6 रेफरेंसेस, और वो शख्स अपनी सीट पे बैठा हुआ काम कर रहा है। इसका मतलब ये कि आप उसको खुली छूट दे रहे हैं कि दिल खोल के करप्शन करो। जब रेफरेंसेस होने के बाद भी वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं। जी, ये ब्यूरोक्रेसी में भी हैं। हम सियासतदानों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो ये जो कभी किस्म के लोग हैं कि जिनके ऊपर रेफरेंसेस हैं, ज़ाहिर है कि तहकीकात, कोई मसला होता है तो उसकी तहकीकात होती है ना। इनमें कन्विक्टेड लोग भी हैं जुल्फी साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये वो लोग हैं जो नैब में 20% जो अहल लोग हैं ना, वो हाई प्रोफाइल केसेस में लगे हुए, ठीक है। बाकी जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, कैसे करनी, कैसे पकड़ना है। अब अगर एक केस में, एक सोसाइटी में मैनेजमेंट ने भी करप्शन किए और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने भी किए, तो वो उसको करते ही नहीं, पकड़ते ही नहीं, पकड़ ही नहीं। चलो ठीक है, यानी कि पिक एंड चूज होता है, अपनी मर्जी से जो है वो करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों के खिलाफ। अगर मेरा रिश्तेदार को तकलीफ आ रही है तो मैंने रेफरेंस भी बनवा दिया। बावाली साहब ने यही किया। खत्म हो गया, फिर किसी मौके पे इस मौजू के ऊपर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो जुल्फी साहब जो कराची का नुहा पढ़ रहे थे, हम हैदराबाद चलेंगे, अपने नुमाइंदे से मालूम करेंगे कि हैदराबाद की क्या सूरत हाल है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात कर रहे हैं हाउसिंग सोसाइटी में होने वाले फ्रॉड पे, खास तौर पे जब हुकूमत के ऊपर लोग एतमाद करते हैं और उसकी कोई सोसाइटी फ्रॉड करती है तो लोगों का एतमाद भी टूटता है और फिर लोगों के पैसे भी बहुत बड़े पैमाने पे ज़ाया होते हैं। और हुकूमतों की सतह पे इस तरह की होने वाली करप्शन का यकीनन जो है वो नोटिस लेना चाहिए। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हैदराबाद में, नासिर शेख साहब ब्यूरो चीफ है वहाँ के। कराची में तो जो कुछ हो ही रहा था उसकी बात तो हमने कर ली है, लेकिन हैदराबाद की भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, कि जहाँ पर हुकूमत ने सोसाइटी को अनाउंस किया लेकिन उस सोसाइटी की जगह पर आज चटियल मैदान है, वहाँ कोई स्कीम मुकम्मल नहीं हुई। नासिर शेख साहब, किस जगह आप मौजूद हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोसार जोन के अंदर, और यहाँ पे जो है वो सरमत हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मौजूद हूँ। कब किस वक्त अनाउंस हुई थी ये सोसाइटी और इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी, ये जो है वो 2009 में जो है वो लतीफ़ाबाद का इलाका है, कोसार जोन, इसमें यह हाउसिंग स्कीम शुरू की गई थी। उस वक्त की जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ये हाउसिंग स्कीम HDA के ज़रिए जो है इसको शुरू किया था और 2012 में जो है इस स्कीम को मुकम्मल होना था। इस स्कीम में जो है वो 20,000 एकड़ पे ये मुश्तमिल स्कीम है और इसमें जो है वो बड़ी तादाद में गरीब और जो है वो बेघर लोगों ने अपने प्लाट्स बुक कराए थे। इनमें प्लाटों की जो है 100 गज़, 120 गज़ और 240 और 400 गज़ के प्लाट्स हैं। इन प्लाट्सों को जो है वो अभी तक कोई डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुई है। तकरीबन 11 साल का अरसा गुजर चुका है। ये प्लाट ऐसे कैसे ही पड़े हैं, ना यहाँ पे सेवरेज का कोई सिस्टम डाला गया है, ना यहाँ पे कोई जो है वो दीगर सहूलियात फराम की गई हैं, पीने के पानी की सहूलियात भी नहीं है। ये स्कीम तकरीबन 7.5 अरब रुपए की स्कीम है। 5 अरब रुपए जमा हो चुके हैं, लेकिन इसमें एक और भी मामला ये हुआ कि चूँकि ये HDA इस स्कीम को चला रही है और HDA जो है वो माली खसारे के बाद 22 HDA की इंतज़ामिया ने इस स्कीम के जो पैसे हैं वो तनख्वाहों में और दीगर डेवलपमेंट फंड्स में जो है खर्च कर दिया, जिसकी वजह से ये स्कीम मुकम्मल नहीं हो सकी है। ये स्कीम जो है इसमें न सिर्फ हैदराबाद बल्कि सिंध के दूर दराज इलाकों से भी लोगों ने प्लाट्स बुक कराए थे। चूँकि हैदराबाद के अंदर जो मसला है वो रिहाइश का है, ये हैदराबाद गुंजान हो चुका है, जगह ना होने की वजह से अब इसको वसअत देनी थी, लेकिन ये स्कीम यहाँ पर जो है वो बिल्कुल इस वक्त एबेंडन पड़ी है। जी, इस तरह की और कितनी स्कीमें हैं कि जो हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम हो और उनके ऊपर आज कुछ ना हुआ, बल्कि कुछ अगर प्राइवेट बड़ी स्कीम्स हो तो उनका भी आप तस्करा कीजिएगा? जी, इसमें इसके अलावा यहाँ कोसार एक्सटेंशन स्कीम थी, HDA एक्सटेंशन स्कीम थी, गुलिस्तान कायद स्कीम थी। इनमें 3-3, 4-4 हज़ार प्लाट हैं। HDA एक्सटेंशन जो स्कीम है वो तो तकरीबन जो है वो 30 साल से पड़ी हुई है। इसकी जो है वो अभी तक प्लाटों का भी नहीं पता कि किस जगह प्लाट हैं। लोगों ने
करोड़ों रुपए इसमें जो है वो इन्वेस्ट कर दिए हैं। इसके अलावा जो है इन स्कीमों की चूँकि वाली वारिस ना होने की वजह से एक और बड़ा मसला यहाँ पे कब्ज़ा माफिया भी है। कब्ज़ा माफिया जो है वक्तन फ़वक्तन प्लाट्स को कब्ज़ा करके इंक्रोच करके उनको फ़रोख्त भी करता है, लेकिन यहाँ की जो पुलिस और इंतज़ामिया है वो उनके सामने बेबस है। अच्छा नासिर साहब, जो जिन स्कीमों का आप तस्करा कर रहे हैं, यहाँ पर किसी स्कीम में कोई काम नहीं हुआ या कुछ स्कीमें थोड़ी बहुत आबाद हो गई हैं? यहाँ पे सिर्फ एक HDA कोऑपरेटिव सोसाइटी आबाद हुई है और वो बहुत ज़बरदस्त स्कीम है यहाँ की। उसमें उसका जो प्लाट जो है वो इस वक्त करोड़ों रुपए मालियत का प्लाट है, लेकिन बाकी दीगर जो स्कीम है वो जो है वो ऐसी पड़ी है। यानी आप देखें कि गुलिस्तान सरमद जो है वो 2000 एकड़ पर मुश्तमिल एक स्कीम है। एक नया शहर आबाद होना था, लेकिन वो शहर ना तो आबाद हो सका है बल्कि लोग अपनी जमा पूंजी इसमें लगा चुके हैं। वो मारे मारे फिरते हैं, HDA के दफातर के चक्कर लगाते हैं। HDA ने अभी ये किया कि बहुत सारे लोग जो इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे थे, वो इंस्टॉलमेंट इसलिए नहीं दे रहे थे कि उन्हें कोई काम नज़र नहीं आ रहा, तो उन्होंने जो है वो स्कीम के अलाटीज़ के अलाटमेंट भी कैंसिल की है, जिसकी वजह से जो है वो अलाटीज़ में भी कुछ अलाटीज़ कोर्ट में भी चले गए हैं। नहीं देखिए नासिर साहब, जब वहाँ पे काम नहीं हो रहा, 2012 में इसकी डिलीवरी मिलनी थी, चले आप ये कह लें कि आज 10-11 साल में कुछ ना कुछ काम हो जाता, तो लोग कैसे एतमाद करें कि दोबारा पैसे दिए जाएं और आप उससे जो है अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें दे दें बजाय इसके कि उनके घर को बनाएं? यही सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि लोग जो है वो सिर्फ HDA की वजह से इन स्कीमों में जो है वो अपने अलाटमेंट कराते हैं, चूँकि वो ये समझते हैं कि HDA एक सरकारी इदारा है और ये इदारा जो है वो एक मोतबर इदारा है, ये जो है वो पैसे लेके लोगों के नहीं भागेगा। लेकिन HDA की कोई स्कीम अभी तक इस कोसार जोन में मुकम्मल नहीं हुई है, बल्कि मुकम्मल तो क्या, उसकी जो है वो कोई डेवलपमेंट का कोई काम भी नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो है वो लोगों में खासी हिजानी कैफियत है और लोग खासा मायूस भी हैं, लेकिन उनकी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। अच्छा नासिर साहब, HDA के जो हकाम हैं, जो उनके जिम्मेदारान हैं, वो इस मामले पे क्या कहते हैं? आपकी कभी किसी से कोई बात हुई है, किसी ने कोई बताने की जहमत की हो कि ये स्कीमें क्यों मुकम्मल नहीं होती? आखिर लोगों से पैसा लेने के बाद उसकी तनख्वाहें क्यों अदा कर दी जाती हैं, अपने मुलाजमीन की अपनी जेबों में क्यों डाल लिया जाता है? हालांकि जो काम जिस पर्पस के लिए पैसे इकट्ठे हुए थे उधर इस्तेमाल होने चाहिए थे ना। HDA हकाम क्या कहते हैं? HDA के हुकाम जो है वो इसमें टाल मटोल करते हैं, चूँकि इसमें सरासर जो है वो HDA की इंतज़ामिया की बदउनवानी है। HDA ने जो है वो मिसयूज़ किया है पैसों को, लोगों की अमानत को जो है वो दूसरे मद में खर्च कर दिया है। अब उनके पास पैसे नहीं है इसके डेवलपमेंट के नाम पे, तो अब वो जो है वो टाल मटोल करते हैं, कोई मुस्तनद जवाब नहीं देते और वो जो है वो लोगों को कहते हैं कि ये हो जाएगी, लेकिन कोई प्रॉपर टाइम फ्रेम नहीं देते। चले, बहुत शुक्रिया नासिर शेख साहब, आप वक्त निकाल कर उस जगह पर गए भी, आपने सारी सूरत से हमें आगाह किया। नाज़रीन, जो अफसोसनाक चीज़ है उसके अंदर ये है कि लोगों से पैसे, गरीब लोगों से पैसे, ये 50-50 गज़ और 80-80 गज़ के जो प्लॉट होते हैं, ये कोई अमीर आदमी नहीं करता, ये इंतहाई गरीब किस्म के लोग होते हैं जो अपनी सारी जमा पूंजी किसी जगह पर जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में ये होता है कि उसकी तनख्वाहें दे दी जाती हैं, कभी उसको किसी और जगह पे लगा दिया जाता है। HDA के हवाले से तो ये भी मशहूर है कि जो पानी में इस्तेमाल होने वाला जो केमिकल है, जो पानी को साफ़ करने के लिए केमिकल इस्तेमाल होता है, इन्होंने तो उसको मार्केट में बेच कर अपनी तनख्वाहों का जो है वो बंदोबस्त किया है। किस तरीके से काम चलेगा, किस तरीके से फ्रॉड होता रहेगा, प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। डायरेक्टर एंटी करप्शन से, जो भी एंटी करप्शन के वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये करप्शन जो हो रही है, इस करप्शन के ऊपर वो क्यों आवाज़ नहीं उठाते, क्यों एक्शन नहीं लेते, क्यों इन लोगों को अंदर नहीं करते। यहाँ पर तो हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर देखते हैं कि एक्शन हो जाते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों पे देखते हैं कि लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन जब हुकूमती सतह पर इतनी बड़ी बदअनवानी होगी, चाहे वो तिसर टाउन के अंदर हो कि 1986 की शुरू होने वाली स्कीम आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे किसी और शहर में हो पाकिस्तान के, इसी के ऊपर प्रोग्राम के अगले हिस्से के अंदर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आपने किस्से सुने इससे पहले प्रोग्राम के पार्ट्स में कि किस तरीके से सरकारी स्कीमों में, ख़ास तौर पे उस सरकार की स्कीमों में कि जिसके ऊपर लोग एतमाद करते हैं, उन स्कीमों में और फिर प्राइवेट स्कीमों में किस तरीके से फ्रॉड्स हो रहे हैं, किस तरीके से लोगों को प्रोजेक्ट बेच दिया जाता है और बेचने के बाद जो है वो जब लोग पोजीशन लेने वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। प्रोग्राम के हमने इससे पहले वाले हिस्से में आपसे कहा था कि हम एंटी करप्शन के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं ज़मीर अहमद अब्बासी साहब, जो कि एंटी करप्शन के एडिशनल डायरेक्टर हैं, नैब में भी काम कर चुके हैं, काफ़ी तजर्बा है उनका। उनसे पूछते हैं, दो चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, उनसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये फ्रॉड होते कैसे हैं और कौन से फ्रॉड करप्शन के ज़ुमरे में आते हैं, एंटी करप्शन के उस दायरा असर के अंदर आते हैं कि जिसके ऊपर वो कोई ना कोई कार्रवाई कर सके। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। अब्बासी साहब,
हमारे हैदराबाद में नुमाइंदे मौजूद थे, उन्होंने बताया कि बड़ी बड़ी सरकारी स्कीमें हैं। सरमस स्कीम एक का नाम लिया, गुलशन कायद का नाम लिया। फिर कराची में हम देखते हैं कि तेसर टाउन ने एक और प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है। उससे पहले जो प्रोजेक्ट है उनकी डिलीवरी अंडा है। 1500 प्रोजेक्ट्स जो है वो वहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। उनके मुताबिक 1500 स्कीमें मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन जब ज़मीन पर देखने जाएँ तो वो शायद ज़ेर ज़मीन हुई है, नज़र नहीं आती। वहाँ पर लोग जाकर रह नहीं सकते। वहाँ जो तेसर टाउन के जो काम है MDA के, वो ये कहते हैं कि जी जब लोग आकर रहेंगे तो काम होगा। कौन जंगल बयाबान में जाके रहता है? ठीक है, लोगों की ज़रूरत से, मजबूरियों से इस तरह की खेलना नहीं चाहिए। आप एंटी करप्शन ने भी 146 पब्लिक सेल प्रोजेक्ट जो हैं उनमें करप्शन का एक इंकशाफ हुआ था, उसके ऊपर तहकीकात जारी है। क्या सूरत हाल है, क्या सिनेरियो, थोड़ा सा बताएं ना नाज़रीन को। थैंक यू वेरी मच, आपने ये मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ भी रखें और पब्लिक की आगाही मज़ीद अच्छी हो जाती है। देखिए, हमने प्रिंट मीडिया के थ्रू ये चीज़ पब्लिक को इसलिए बताई कि हमने इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्क किया। देखिए, फ्रॉड के जो तरीके हैं, अगर तो हाउसिंग सेक्टर का, हम तो इसको हाउसिंग सेक्टर के नाम से मतलब लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट है। ये भी हो सकता है कि कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हों, और ये भी हो सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हों, और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ही प्राइवेट स्कीम्स हों। 3-4 अक़साम आप कहते हैं? 3 है मेनली। ठीक है, प्राइवेट, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक तरह से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती है लेकिन शराकत होती है, आम जुबान में जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। अब फ्रॉड का स्टार्ट तो होता है लैंड से। पहले सबसे नंबर 1 जो क्रूशल चीज़ है, वो जो भी ख़रीदार है या बिल्डर है, वो जिससे भी ज़मीन ख़रीदता है तो सबसे पहले उस पर ये इम्परेटिव है, यानी मस्ट है कि वो उसका टाइटल चेक कर ले। ठीक है। अगर कोई बिल्डर हजरात ये कहते हैं कि जी हमने तो ख़रीदार बन के और हम इनोसेंट बायर हैं, फिर आगे हमने इनोसेंट बायर को सेल कर दिया, लेकिन जब हम मदर एंट्री चेक करेंगे रेवेन्यू के रिकॉर्ड में, अगर वो टेम्पर्ड है, फेक है, या उसमें किसी किस्म की 2 नंबरी है, तो वो समझ लें स्टार्ट वहीं से स्टार्ट है। जो फ्रॉड है उसका स्टार्ट दैट इज़ द पॉइंट। फिर वो क्या करते हैं, उसको सेल कर जाते हैं एनओसीज़ लेके। एनओसीज़ ऐसी होती हैं जो कंडीशनल होती हैं। अब सपोज़ मैं आपको बात करता हूँ, एनओसी फॉर सेल है। अगर आपको 3 महीने की एनओसी फॉर सेल मिली है तो आप उसको 2 साल तक, 3 साल तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अब आपने हर दफ़ा रिन्यू करानी है। यहाँ पे होता ये है कि ये मैक्सिमम 3 महीने की एक दफ़ा एनओसी ले ली, आगे उसको जो है ना परसू नहीं करते। वो एक ही दफ़ा की एडवर्टाइजमेंट पे वही चीज़ चल रही होती है कि हमने एनओसी फॉर सेल ले लिया, वेयर एज वो इंटैक्ट नहीं होती। सिमिलरली लेआउट प्लान होता है। अब लेआउट प्लान अगर आपका अप्रूव्ड ही नहीं है तो आप सेल कैसे करेंगे? मार्केटिंग नहीं कर सकते, लेकिन लोग करते हैं। लेकिन ये करते हैं। अब लोगों को क्योंकि इतनी आगाही नहीं है कि यार ये लेआउट प्लान क्या है, भला है क्या। अब मैं आसान ज़ुबान में अगर ये बता दूं कि लेआउट प्लान तो आपकी ज़मीन का वो ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक लोकेशन है कि आपका ये जो प्लॉट है, ये लैंड है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, और आगे इसको जो है ना बिल्डिंग के फुटप्रिंट्स कहते हैं कि ये बिल्डर जो है किस तरह से इस बिल्डिंग को आगे डेवलप कैसे करेगा, ये दिस इज़ ऑल। अब वो अगर अप्रूव्ड ही ना हो तो आप आगे जा ही नहीं सकते, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, जबकि हो रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, MDA, LDA, HDA हैदराबाद में है, इसी तरीके से और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये सरकारी हैं। इन सरकारी इदारों की जो पॉलिसीज़ हैं, जो आप ये कह लें कि स्कीम्स हैं, उसके अंदर भी फ्रॉड होता है। फ्रॉड इस किस्म का होता है, एक तो सेल परचेज का फ्रॉड है, लेकिन क्या ये फ्रॉड के ज़मरे में आएगा कि एक स्कीम 1986 में स्टार्ट हो, 2004 में उसका इफ्तिताह सदर पाकिस्तान करें, उस वक़्त का हुक्मरान करें, और आज तक वहाँ पर कुछ ना हो, बल्कि आप एक और स्कीम वहाँ पे अनाउंस कर दें। देखें, इसमें तो ये फ्रॉड से भी आगे ना, ये तो इस तरह से है कि आपने पैसे ले लिए, पॉकेट कर दिए, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, मैं तो गवर्नमेंट बन के आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ बिल्कुल कि विद इन 2 ईयर्स या 1 ईयर या 3 ईयर्स मैं आपको एक फर्निश्ड नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड घर दूंगा। हैदराबाद का जो मैं किस्सा आपसे कह रहा था सरमस स्कीम का, वहाँ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे। उनके मुताबिक ये था कि 2009 में स्कीम शुरू हुई, 2012 में उसकी पोजीशन देनी थी, 2019 आ गया, वहाँ पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। बल्कि HDA जो वहाँ पे हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने क्या किया है कि उसके पैसों से अपनी तनख्वाहें अदा कर दी हैं, जो लोगों ने, गरीब लोगों ने पैसे दिए थे। तो ये सारा कुछ फ्रॉड के ज़मरे में आता है, एक तो सरकारी में भी, और फिर प्राइवेट बिल्डर अगर ऐसा करता है कि एक स्कीम को 3-4 साल में मुकम्मल हो जाना था, लेकिन हम देखते हैं कि शहर में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुकम्मल ही नहीं होते। ये सारा कुछ फ्रॉड आता है जो डिले होता है। ये फ्रॉड है, करप्शन है, कनाइवेंस है, ये 3 चीज़ें हैं। ये सिंपल फ्रॉड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स फ्रॉड है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। यानी कि गवर्नमेंट के ये जो तीनों इदारे आप जिस तरह से नाम ले रहे हैं,
ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ तो यानी कि एक गवर्नमेंट का नाम है उस पर, लेकिन ये रेगुलेटर्स हैं। ठीक है। रेगुलेटर का काम ये है कि भाई टाइमलाइन जो दी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, बिल्डिंग का जो अप्रूवल है वो कंप्लीट होना चाहिए, डिले है तो इनको इंटरवीन करना है, पब्लिक को गाय बगाए वक्तन बवक्तन उनको एडवर्टाइज करके बताना है कि भाई इस वक्त स्कीम का ये स्टेटस है, ऑनवर्ड्स जो होगा हम आपको बताएंगे। अच्छा, ये भी जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल है। आपको एडवर्टाइजमेंट जो है अगर नहीं कर सकते तो अपनी वेबसाइट अप टू डेट रखनी है। ठीक है। वेबसाइट पे आपने ये पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देनी है बाकायदा कि आपका जो ये अमाउंट था हमने यहाँ तक अकाउंट फार कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट के लिए आप इतनी अकसात अपनी जमा कराएं और अपनी पोजीशन ले लें। जब पोजीशन दे दें, पोजीशन देने के बाद आपको फिर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि डेवलप करें। ठीक है। यानी पोजीशन और डेवलपमेंट का टाइम कंकरेंट होता है, साइमल्टेनियस है। बिल्कुल ठीक है। के इलेक्ट्रिक है कराची में तो आपने उसका लाइन लेना है, हैदराबाद है तो हिस्को से लेना है, जहाँ पे भी है पूरे पाकिस्तान में भी हो सकता है। एग्जैक्टली। वाटर बोर्ड से स्कीम लेनी है, इसी तरह से आपको जो है ना गैस का कनेक्शन लेना है, इसी तरह से आपको जो एम्यूनिटीज़ हैं वो ईयर मार्क करनी है, मतलब स्कूल है, मस्जिद है, हॉस्पिटल का है, ये चीज़ें इनका ख़ास ख्याल रखना है। और इसका एक मखसूस एरिया है, ये ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल 2 कमरों का बना लूँ और 100 जो है ना वहाँ पे जो है ना बच्चे पढ़ने आएंगे, ऐसा भी नहीं। मतलब एसओपीज हैं जिसके मुताबिक कंप्लीट एवरीथिंग। अगर आप इफ़ यू गो बाय बुक तो आपको हर चीज़ की लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन है। जब आप रिलैक्स करते हो, मसलन मुझे जो ड्यूटी करनी है अगर मैं वो डेलिबरेटली फोरबियर करूँ यानी कि ना करूँ तो ये कोई इग्नोरेंस नहीं है, मासूमियत वाली इग्नोरेंस नहीं है, ये एग्जैक्टली मेरी कनाइवेंस है जिसको मैं टेसिट अप्रूवल कहता हूँ। अभी हमारे कोर्ट में जो केसेस स्टैंड कर रहे हैं वो इस चीज़ पे करते हैं। तो कोर्ट्स का तो सबसे पहला सवाल ही यही होता है कि भाई आपने सिर्फ प्राइवेट बंदों को तो नहीं पकड़ना, अब हम एंटी करप्शन है तो हमें नेसेसरीली पब्लिक सर्वेंट की कनाइवेंस जो है अगर होगी तो हम एक्शन लेंगे। कई इदारे होते हैं अब्बासी साहब, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, केडीए है, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट है, एसबीसीए है, केएमसी है, 5, 6, 8, सिर्फ कराची की बात आप करें तो ये 4-5 की पूरी एक चेन होती है, क्रूशल है। इन सारी चेन्स की और ये सारी जो माफियाज यहाँ पर सरगर्म है, एंटी करप्शन किस तरीके से इनके खिलाफ बंद बांधती है, एंटी करप्शन कैसे इनको एंटी करती है इनके खिलाफ करप्शन? अभी देखिए हमने जो 146 जो स्कीम्स का जो किया है, पब्लिक को अवेयरनेस दी है, उसमें हमने टाइपोलॉजी ऑफ दी करप्शन की थी कि भाई हमारे इसमें पब्लिक सर्वेंट कहाँ इन्वॉल्व है, बिल्डर कहाँ इन्वॉल्व है और पब्लिक खुद कहाँ इन्वॉल्व है। ठीक है। पब्लिक की इन तीनों चीज़ों को अगर अलग अलग क्लासिफाइड करके आप वो करते हैं लोगों की मालूमात के लिए। देखिए पब्लिक सर्वेंट से मतलब मेरा ये है कि जैसे आपने नाम लिया रेवेन्यू का, ठीक है, तो भाई अब रेवेन्यू से जिसने टाइटल लिया है उसका काम था कि ड्यू डिलीजेंस करवाता, और रेवेन्यू का काम था कि परफेक्ट टाइटल है तो आगे सेल सर्टिफिकेट दे वरना ना दे। लेकिन वहाँ पर भी मुट्ठी गर्म करके कोई काम हो गया, कुछ हो गया। अब अल्टीरियर मोटिव था तो गलत चीज़ निकली। ठीक है, तो इसका मतलब है टाइटल क्लियर नहीं था। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ दी सोसाइटीज़ में ये प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर दूसरा आ गया रेगुलेटर, जिसमें मैं एसबीसीए कहता हूँ या एमडीए कहता हूँ, जिसको अथॉरिटी है लेआउट, एलडीए जितनी भी अथॉरिटीज हैं, केडीए जो लेआउट प्लान अप्रूव करते हैं। भाई लेआउट प्लान आप तब करेंगे जब आपका टाइटल क्लियर हो। ठीक है। टाइटल के बगैर क्यों? लेकिन टाइटल क्लियर नहीं हुआ, इन्होंने लेआउट प्लान कर दिया, मतलब इसको हम यूँ कहते हैं कि इम्प्रॉपर वेरिफिकेशन करके इन्होंने बहरहाल कर दिया। ठीक है। तीसरी बात यह है कि अगर इन्होंने लेआउट प्लान कर दिया और आगे टाइमलाइन शूट कर गई तो इनका काम था उस पर पेनल्टी लगाते या पब्लिक को बताते, लोगों को बताते कि जी आपकी स्कीम में फ्रॉड हो रहा है। एग्जैक्टली। तो रेगुलेटर ने अपना काम जो है वो नहीं किया। ठीक है। अब पब्लिक का मतलब ये मसला ये है कि पब्लिक को ये चीज़ उनका हक है कि वो मतलब है जो भी कंसर्न इदारा है उससे ये जाके क्वेरीज करें। ठीक है। अगर नहीं करते तो उसको फिलहाल वो जो पेमेंट जो वो ये कर रहे होते हैं सीक्वेंस वाइज, वो उनसे कंडीशनल करवा लें, कुछ लिखवा लें। अगर वो नहीं करते तो कंप्लेन करें। हमने इसीलिए ये अवेयरनेस दी कि भाई हमारा काम। पब्लिक कहाँ तक जिम्मेदार है ज़मीर साहब, उसके ऊपर थोड़ी सी अगर रोशनी डालें। विसल ब्लोअर है पब्लिक, इज विसल ब्लोअर। आपका पैसा आपकी सिक्योरिटी है, आप खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं, हार्ड अर्न मनी है आपका, तो आपको फुल राइट है कि आप गवर्नमेंट के हर उस इदारे के पास जो कंसर्न है उसके पास या तो जाके रेगुलेट करवाएं, अगर नहीं करता तो विसल ब्लो करें। अब एंटी करप्शन का इदारा जो है उसका हम मतलब मैं आपके पास कैसे कंप्लेन की जाए? वन विंडो ऑपरेशन कोई मौजूद है? वन विंडो ऑपरेशन ये है कि हमारी वेबसाइट है, उस पर कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स हमने वहाँ पे लगाए, उस पर कर सकते हैं। हमने बाहर बॉक्सेस रखे हुए हैं अपने दफ्तर में, कंप्लेंट डाल के जा सकते हैं, या हमारे दफ्तर में वॉक इन कर सकते हैं। ये ओपन डोर पॉलिसी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं पे कोई कंप्लेनेंट को प्रॉब्लम है तो समझ लो हमारी डिलीवरी में मसला है। अब मैं ईस्ट को देखता हूँ तो मैंने इसलिए सिर्फ ईस्ट की हद तक की ये जो है
ये सोसाइटीज़ 146 दी थी, और भी जो अगर इलीगल हैं तो मैं दोबारा इसमें जो है ना पब्लिक को इंशाल्लाह अवेयर करूंगा। कुछ है हमारे पास, हमने उसको दोबारा स्क्रूटाइज करना शुरू कर मतलब कहने का आपका ये है कि पब्लिक की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जब तक वेरिफिकेशन नहीं करेंगे और अगर कोई करप्शन होगी उसकी निशानदही नहीं करेंगे तो हमें कैसे खुदकार तरीके से काम ऐसा ही है। देखो अच्छा, आप लोग सुमोटो एक्शंस भी लेते हैं? हमारे पास 2 रेजीम्स हैं, एक होती है प्रिवेंटिव, अब ये जो हमने किया ये अवेयरनेस और प्रिवेंटिव के सेक्शन में आ रहा है। ठीक है। दूसरी होती है हमारी इन्फोर्समेंट, जिसमें हम एक्शन लेते हैं, इंक्वायरी करके और इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट को देते हैं, बाकायदा चालान जमा करते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, और उसमें कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों के पैसे बचे हैं। मैं अभी एक सोसाइटी का नाम लिए बगैर सिर्फ इतना बताता हूँ कि 41 ईयर्स हो गए जब उन्होंने शुरू की, कराची की सोसाइटी बहुत बड़ी सोसाइटी है, 41 साल के बाद अब वही बिल्डर साहब दोबारा आए हैं और उन्होंने, अब वो बिल्डर जो है ना किसी अच्छी तंजीम के वो मेंबर भी नहीं है। अच्छा, जो बिल्डर्स की असल तंजीम है आबाद वगैरह के मेंबर उनके नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं बेसिकली, वो आ जाते हैं प्रॉफिटियरिंग के लिए। ठीक है। एक दफ़ा स्कीम अनाउंस कर दी और फिर पतली गली से एग्जिट कर लिया। ठीक है। ये एक पहली टाइपोलॉजी है फ्रॉड की। अब ये क्या करते हैं, वहाँ पे उन्होंने 41 साल पहले की स्कीम शुरू की, लोगों ने वहाँ पे सब कुछ अपना वो करके पोजीशन ले ली, अब ना वो डेवलप नहीं हो, एक्सटर्नल डेवलपमेंट ही नहीं है। ठीक है। 41 ईयर्स के बाद वही ग्रुप आ गया और आके उन्होंने जी वहाँ पे अभी कमर्शियल प्लॉट्स की मार्केटिंग शुरू कर दी है। ठीक है। तो इस वजह से अच्छा, आप लोग ब्लैक लिस्ट करते हैं? ब्लैक लिस्ट यानी ये जो हमने फ्रॉड अलर्ट है, ये इटसेल्फ ब्लैक लिस्ट है। इसमें हमारे 3 फायदे होते हैं। एक तो जो सब रजिस्ट्रार के पास ये रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, एबीसी कंपनी ने जिस तरह से आपने कहा 41 साल पहले फ्रॉड किया, तो अगर 41 साल बाद वो दोबारा आ गए तो इसमें सरकारी इदारों की नाअहली भी तो है ना, एंटी करप्शन का भी देखना चाहिए कि उसको अगर वो ब्लैक लिस्ट करते तो दोबारा वो आके कारोबार कर नहीं सकता। हमारे पास ब्लैक लिस्ट का ये कानून नहीं है कि हम किसी को बगैर जांच किए और ब्लैक लिस्ट कर दें या कोर्ट के गए बगैर हम कर दें। कोर्टों का काम है कन्विक्शन। एग्जैक्टली, कन्विक्शन वहाँ पे होता है, हमारा काम है प्रूफ्स एविडेंस के साथ और गुड इंटेंशंस के साथ जाके कोर्ट में सबमिट करेंगे। अगर हम कोर्ट नहीं जाते तो फिर ये तरीका होता है हमारे पास कि हम पब्लिक को अवेयर करेंगे। ठीक है, अवेयर कर देते हैं कि जी उसमें ये हो जाता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होती। अब इस सोसाइटी में फ़ायदा ये हुआ कि वो अगर अपनी प्रॉपर्टी बेच दें, सपोज़ कि आपको प्लॉट मिल जाता है मार्केटिंग करके, ये आप रजिस्टर तो करवाएंगे ना अपने नाम, बिल्कुल है, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे। ज़मीर साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है बड़ा मुख्तसर सा ख़त्म हो रहा है, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज़मीर अब्बासी साहब थे, इनसे हमने जो एंटी करप्शन और करप्शन से मुताल्लिक़ चीज़ें थी उसके ऊपर बात की। प्रोग्राम को आगे की तरफ लेके चलते हैं, देखें अगले हिस्से में क्या बात है आफ्टर शॉट। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात कर रहे हैं पाकिस्तान, खासतौर पे कराची और सिंध में होने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो फ्रॉड है, जिसकी वजह से लोगों के करोड़ों अरबों रुपए डूब जाते हैं, उस हवाले से बात कर रहे हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं आश्कार दावर साहब, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के। लोग बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ जिम्मेदार बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को समझते हैं। आज इनसे ये पूछ भी लेते हैं कि कितनी जिम्मेदार होती है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, और जो फ्रॉड होते हैं उसमें किस हद तक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट अनासर का कोई ना कोई कारनामा होता है। बहुत शुक्रिया आश्कार दावर साहब हमें जानकारी करने का। फवाद साहब, बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया SBCA के हवाले से, और बड़ी अच्छी बात की कि फ्रॉड्स हो रहे हैं और बिल्डिंग कंट्रोल इस हवाले से अपना क्या किरदार अदा कर रहा है या क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, जितनी भी स्कीम्स अनाउंस होती हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो SBCA से NOC लें। ठीक है, NOC लें, और जिनकी NOCs मिलती है, बिल्कुल आप देखें, हम तमाम लीडिंग न्यूज़पेपर्स में उनके इश्तहारात छपवाते हैं बाकायदा, और किसी भी इश्तहार को आप उठा के देख लो, उसके नीचे लिखा होता है कि जब आप किसी बिल्डर से कोई एग्रीमेंट करेंगे तो आप प्रिस्क्राइब मॉडल एग्रीमेंट हमारा है, वो आप एग्रीमेंट साइन करेंगे, बिल्डर साइन करेगा, उसको आप काउंटर साइन आबाद से करवाएंगे, जो जिम्मेदारी का इदारा है बिल्डर्स का, और उसकी कॉपी आप बिल्डिंग कंट्रोल में दाखिल करेंगे। होता ये है कि जो आपने लफ्ज़ मिल गया फ्रॉड, यकीनन आई डेफिनेटली सेकेंड योर सेंटेंस कि फ्रॉड हो रहा है। और फ्रॉड की पोजीशन ये होती है कि कहीं भी शहर के किसी कोने में, पॉश एरिया में, मिसाल आपके स्टूडियो के सामने कोई किसी ने 10 बाय 10 की दुकान ले ली, ऑफिस ले लिया,
उसमें उन्होंने किसी भी सोसाइटी का नाम दे दिया और बुकिंग शुरू कर दी। लोग यहाँ पे शेल्टरलेस तो हैं, इससे इनकार नहीं है। बिल्कुल है। कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि जरूरियात है लोगों की, ख्वाहिशात है। अच्छा, कीमत इतनी बढ़ चुकी है, क़ुव्वत ख़रीद से लोगों के बाहर हो चुकी है। तो लोग क्या करते हैं, इस चीज़ से खेलते हैं, लोगों के इमोशन से खेलते हैं। जो चीज़ मार्केट में 25 रुपए की है, वो आप जब कहेंगे कि मैं 2 रुपए की देना चाह रहा हूँ, तो वो लाइन लग जाती है वहाँ पर। बिल्कुल है। अच्छा, अब वो कंडीशन पड़ते नहीं हैं कि आपको एग्रीमेंट करना है। फिर क्या करता है, जो भी सो कॉल्ड बिल्डर या ओनर वो होगा या डेवलपर जो भी अपने आप को शो कर रहा है, वो अपनी मर्ज़ी का एग्रीमेंट बनाता है। वो अपनी मर्ज़ी का एग्रीमेंट बनाता है और एग्रीमेंट बनाने के बाद एक अलॉटी से साइन करवा लेता है या पब्लिक से साइन करा लेता है। उसको ना वो आबाद में भेजता है, ना बिल्डिंग अथॉरिटी में भेजता है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि जो ये इंडिया से आते हैं कि हम इसका अप्रूवल लेंगे, ठीक है ना। एक तो चोरी है, चोरी की बात मैं भी नहीं कर रहा। फिर वो क्या करता है, जब देखता है बुकिंग रिस्पांस ज़्यादा आ गया है, फिर वो हमारे पास अप्रूवल के लिए आता है। अप्रूवल तो हम उसका एनओसी देते हैं, फिर हम अखबार में इश्तहार छापते हैं। वो इश्तहार छपता है देर से, पब्लिक वहाँ फंस चुकी होती है, पहले फ्रॉड पहले हो चुका होता है। अच्छा आशकार साहब, एक चीज़ आपसे और पूछनी है। एक फ्रॉड तो ये है कि बिल्डर जो है था जिससे लोगों ने बुकिंग कराई, जब दोबारा लोग वहाँ पर गए तो बिल्डर मौजूद ही नहीं था। एक तो फ्रॉड इस तरह का है कि लोगों के पैसे डूब जाते हैं। एक ये होता है कि उसके पास कोई ज़मीन नहीं थी, उसने फॉर्म भेज दिए बड़ी तरह में। एक जो फ्रॉड मुस्तकिल हो रहा है आवाम के साथ और मुस्तकिल होता है, उसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कोई लेना देना है या नहीं, ये ज़ाहिर है कि वजाहत आप ही करेंगे, क्योंकि लोग तो जनरली ये समझते हैं कि बिल्डिंग कंट्रोल का एनओसी के बाद शायद कोई एक ऐसा सर्टिफिकेट आ गया है कि अब बिल्डर कभी भाग नहीं सकता। एक बड़े प्लॉट के ऊपर तामीरात शुरू हुई, ठीक है, उस तामीर का आपसे एनओसी भी लिया गया, सब कुछ था, लेकिन फिर अचानक बिल्डर के पास पैसे ख़त्म हो गए। उसने जो है वो कई साल तक उस प्रोजेक्ट को खींच के रखा। ख़ास तौर पर अगर हम देखें सरकारी सोसाइटीज़, जिसके ऊपर हमने इब्तिदा में बात भी की अपने प्रोग्राम में, कि उनके अंदर ये हुआ कि तेसर टाउन के ऊपर लोग आजकल फार्म लाइन लेकर ख़रीद रहे हैं, ठीक है, लेकिन मसला वहाँ पर यह है कि 1986 की जो स्कीम थी जिसका 2004 में फतह हुआ, वहाँ पर आज सड़कें वड़कें कुछ भी मौजूद नहीं है। इस तरह का जो फ्रॉड है, इसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कोई लेना देना इससे है या नहीं? सर, सबसे पहले तो बताइए, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इनको हम फ्रॉड नहीं कह सकते, इसको हम डिले कह सकते हैं या मिस माल एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, मिस कंडक्ट कह सकते हैं। फ्रॉड नहीं है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। अब क्यों नहीं हो रही हैं डेवलप? होता है कि प्रोजेक्ट एक अनाउंस कर दिया उन्होंने, इससे पहले वजह कर दूँ, इससे बिल्डिंग कंट्रोल को ताल्लुक नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स का बिल्डिंग कंट्रोल को ताल्लुक नहीं, गवर्नमेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर उसके बाद ये होता है कि पब्लिक ने पेमेंट देनी होती है, नहीं देनी होती है, कहीं पे फ्लॉज आते हैं, कहीं पे लेपोनाज आते हैं, उस तरह से स्कीम्स नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि हमारे इदारों का हजम बहुत बढ़ गया है, काम कम हो गया है। होता ये है कि फ्रेंकली स्पीकिंग क्या होता है कि ये आती है पेमेंट डेवलपमेंट के लिए, तो किसी और मद में खर्च कर देते हैं, तनख्वाह के मद में खर्च कर दिया, फिर बैठे रह जाते हैं। फिर लोगों को लालच देने के लिए स्कीम शुरू में ये कहा जाता है कि जी आप 100 रुपये रोजाना के देंगे तो आपको स्कीम मिल जाएगी। बाद में लोगों को हिडन चार्जेस आ जाते हैं बहुत सारे। असल में हिडन चार्जेस चाहे गवर्नमेंट स्कीम्स हो या प्राइवेट में, हिडन चार्जेस सच तो कोई भी नहीं होते। जो डेवलपर्स हमारे यहाँ से एनओसी लेते वो लेते हैं, जिस पे अभी डिस्प्यूट चल रहा है, इसको हम कंट्रोल करने जा रहे हैं, वो होते हैं डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज में वो कहते हैं कि हमने आपको फ्लैट बेचा था 1 करोड़ रुपए का, अब हमने सुई गैस का कनेक्शन लेना है, हमने बिजली का कनेक्शन लेना है, यूटिलिटी एजेंसी का, इसमें हमें जी 25 लाख रुपए खर्च करने हैं। आप 25 लाख सड़कें बनानी है, हमें गटर की लाइन डलवानी है, एक एक करके डेवलपमेंट चार्जेस खुल के आना शुरू हो जाते हैं। वो डेवलपमेंट चार्जेस या डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं, उसको हम लिमिट करना चाह रहे हैं, महदूद करना चाह रहे हैं। बल्कि इसमें मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करूँ कि शायद आपको याद होगा, दुबई में एक एस्क्रो अकाउंट होता था। एस्क्रो अकाउंट में ये होता था कि बिल्डर और आर्टिस्ट का अकाउंट खुलता है, जिसमें एक ज़ामिन होता है, वो सरकारी इदारा। एक हमने सजेशन ये भी दिया है कि एस्क्रो अकाउंट एक खोल दिया है तो ये मामला सारे ख़त्म हो जाएंगे। तब देखें, अल्लाह कामयाबी दे, नेक नीयत से काम कर रहे हैं। यानी कि इस तरफ आप लोग सोच रहे हैं कि डिले ना हो, कोई पैसा जिस मकसद के लिए लोगों से कलेक्ट किया जा रहा है, लोगों को वाज़े तौर पर जो है वो बताया जाए कि वो जो स्कीम जिसमें लेने जा रहे हैं उसका कब्जा कितने अरसे में मिलेगा, उसमें डेवलपमेंट चार्जेस क्या होंगे, और आखिर में आपको प्लॉट या फ्लैट जो है वो कितने। बिल्कुल ऐसा ही फाद में देखें, हम यही पैदा हुए हैं, हम यही रह रहे हैं। उन लाइन लगाने वालों मेरे चाचाजाद भाई भी, मेरे मामूजाद भाई भी हैं। आप तो स्टूडियो में लोग पूछें, वो घर पे पकड़ लेते हैं हम लोगों को। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी के कुछ हो जाए मामला, और अल्लाह का मैं भी देगा। अच्छा, इब्तिदा में जिस फ्रॉड का आप तस्करा कर रहे थे बिल्डर्स के हवाले से, एक तो फ्रॉड ये हुआ ना कि बिल्डर्स ने एनओसी लिया नहीं था और प्रोजेक्ट पहले अनाउंस कर दिया, बाद में एनओसी ले ली। उसमें भी बाज़ दफ़ा ये होता है कि एनओसी नहीं मिला बाद में,
प्लॉट का जो स्टेटस था वो चेंज नहीं हुआ, जो कमर्शियल प्लॉट था वो आज तक कमर्शियल ही है, वो रेजिडेंशियल नहीं हो सका। ऐसा बहुत दफ़ा होता है ना। देखिए लाजमी तो नहीं है कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो उस इदारे के नज़दीक भी वैसे ही हो। इस तरह के फ्रॉड या बाकी इस तरह के जो भी फ्रॉड हैं उसको रोकने के लिए बिल्डिंग कंट्रोल क्या कर सकती है और क्या कर रही है? मैं बता रहा हूँ, इसमें देखें दो तरह के सोच के लोग हैं। हमने इब्तिदान कहा, एक तो इसने इरादा किया है कि मेरे पास कागज़ सही है, मेरा प्लॉट सही है, मैं ज़रा अपना रिस्पांस चेक कर लूँ, मैं बुकिंग कर लूँ। एक तो वो लोग हैं, ठीक है। फिर हमारे उसमें आ जाते हैं, रेगुलेशन में रूल्स में आ जाते हैं, अडॉप्ट कर हम कैंसिल दे देते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता होता कितने उन्होंने बुकिंग की नहीं की, फिर हम उनको अलाउ करते हैं, तो जो बुकिंग कर रहे होते हैं वो। लेकिन इसमें भी मैं बार बार कहूँगा कि मेरे ही बहन भाई हैं, मेरे ही कराची वाले हैं, मेरे ही मुल्क वाले हैं, मेरे वतन वाले हैं, वो मॉडल एग्रीमेंट देखते ही नहीं हैं। मॉडल एग्रीमेंट में हमने इतनी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं कि फ्रॉड कर ही नहीं सकता। हम हर इश्तहार के जो आप देखिए वाज़ेह चले एक काम करें ना, आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक काम हम करते हैं पब्लिक सर्विस के लिए, कि आप बिल्कुल कैटेगोरिकली वो चीज़ें बता दें कि जो किसी भी फर्द को फ्रॉड से बचने के लिए उस प्रोजेक्ट में जाते हुए, उस प्रोजेक्ट की तरफ जाते हुए देख लेनी चाहिए उस इश्तिहार को। देखें ना, इश्तिहार की भी एक अपनी लैंग्वेज है, लाजमी नहीं है कि उसको हर बंदा समझ ले। यहाँ पर मेरा जो चाय बनाने वाला है, पानी सर्व करने वाला है, यहाँ पर जो छोटे मोटे लोग काम करते हैं सारे, उनकी भी तो ख्वाहिश है ना घर मिले। तो जाहिर है कि उनकी तो इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो प्लॉट के या किसी मकान के हवाले से फ्रॉड को समझ सकें। कम से कम लोगों को समझना चाहिए। तो आप पब्लिक सर्विस के लिए ये बताएं कि क्या क्या चीज़ें लोगों को देखें। बिल्कुल बताऊंगा। देखें, एक मैंने कहा एक तो प्रॉपर इश्तहार होता है, ठीक है। प्रॉपर इश्तहार जब आ गया, मिस्टर एक्स ने इश्तहार पढ़ा, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बिल्डिंग कंट्रोल में जाके चेक कर ले कि आपने एनओसी दी है कि नहीं दी है। प्लस एनओसी का नंबर होगा, प्लस प्रिस्क्राइब जो एग्रीमेंट है मैं वही साइन करने जा रहा हूँ। देखिए, आप कुर्बानी में बकरा खरीदने जाते हैं तो पूरी फैमिली को ले जाते हैं, 2 दांत उठा के चेक करते हैं, ठीक है। 10-20 हज़ार का आप करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद जा रहे हैं, आप कोई चेक नहीं करते। जब फंस जाते हैं तो फिर परेशान होकर आते हैं, फिर इल्ज़ामात भी लगाते हैं, इल्ज़ामात भी लगाते हैं। तो जाहिर है, हम मैंने कहा बार बार कह रहा हूँ, हम भी थी शहर के। क्या है उस प्रिस्क्राइब जो आप कह रहे हैं कि एक एग्रीमेंट है, उसमें प्रिस्क्राइब एग्रीमेंट में ये होता है कि सबसे पहले तो उसमें जी आबाद जामीन होती है, एसोसिएशन बिल्डर डेवलपर। आप ये कहते हैं कि सबसे पहले आबाद को जामीन होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। वो हमारे उसमें है, आबाद जामीन होती है। नंबर 2, उनके कागजात को हम चेक करते हैं, उनके लेआउट को हम चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं किसी एमिनिटी प्लॉट पे किसी पार्क के मैदान पे बेच रही है, ठीक है ना। जब सारे डॉक्यूमेंट्स इवन हम वेरीफाई भी कराते हैं, री-वेरिफिकेशन भी कराते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, हम उनको फिर एनओसी देते हैं। एनओसी देने के बाद हम उनको पाबंद करते हैं, उनसे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाते हैं, ठीक है ना। कि मतलब मिसाल के तौर पे 10% हम सिक्योरिटी जमा करेंगे ताकि अगर कहीं ब्लॉफ हो, फ्रॉड हो तो हम कर सकें। इसके बावजूद हमारे रेगुलेशन में लिखा है कि जब हमने किसी को एनओसी दी है, अगर वो इस किस्म के फ्रॉड करता है या फेलियर भी होता है उसको, तो हमारा सेक्शन 19 के तहत हमने उसको पेनल्टी भी रखी, प्रोसिक्यूशन भी करते हैं, हम उनका केस दाखिल करते हैं। ये करते हैं आप लोग? हाँ, डेफिनेटली बिल्कुल करते हैं। किनको करते हैं? जो हमारे परव्यू में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मतलब जो जो हमारे से राब्ते हैं, जो हमारे से फ्रॉड कर रहे हैं, इनका हमें खुद भी नहीं पता। अब अखबार में अधिक क्लासिफाइड इश्ताहार में अक्सर आप देखते होंगे कि कराची के वस्त में 200 गज का प्लाट 50,000 का ले लीजिए। अब हमें पता ही नहीं कहाँ पे 200 गज का, पर फिर भी हमारी टीमें जाती हैं, उस फ़ोन नंबर रब्ता करके उन ऑफिस को हमने सील किए। 2-3 ऑफिस अभी रिसेंट हमने सील किए हैं और उनके खिलाफ FIR भी हमने लॉन्च। अच्छा, एक चीज़ और है दावर साहब कि एनओसी आपने दिया फवाद को, जी, ठीक है। मैंने वो प्रोजेक्ट अनाउंस किया, प्रोजेक्ट में पैसा जमा किया, उसके बाद में प्रोजेक्ट आपको सेल करके चला गया। लोग जब आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि भाई अब तो नई घोड़ी नया दाम है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हमारे रूल्स में लिखा है, हम सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को रिवाइज करते हैं जो अबेंडेंट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। अबेंडेंट मतलब कि पड़े हुए हैं, लावारिस हैं। उसके बाद उसको बाकायदा अखबार में प्रॉपर वही बात इश्तहारात देंगे। हम आवाज़ आपके थ्रू पहुँचाएंगे ना, मीडिया, या तो डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज के प्रोग्राम का मेरा है ना। तो उस तरह के जरिए से हम आवाज़ पहुँचाते हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपके तवज्जुह से अपने हम वतनों से करूँगा कि जब भी कोई बुकिंग करवाएं तो खुदारा एक सिविक सेंटर का चक्कर लगा लें, सिर्फ एक ही चक्कर लगेगा या बार-बार? नहीं, एक चक्कर में पता लग जाएगा ना, भाई एनओसी है, हम कहेंगे है। सरकारी इदारे जाने से लोग डरते भी। नहीं सर, मैं बताऊं, बिल्डिंग कंट्रोल का असल में बात ये है कि थोड़ा सा क्योंकि स्क्रीन पे ज़्यादा आ गया है ना, तो उस वाले से ऐसा नहीं है। लेकिन जो पब्लिक वहाँ जाती है, मैं उनके अलावा बात कर रहा हूँ। वन विंडो ऑपरेशन है। वन विंडो ऑपरेशन मुहावरे वाला नहीं है, वो शुरू भी करने जा रहे हैं। अच्छा। या कुम अप्रैल से इंशाल्लाह वन विंडो ऑपरेशन शुरू भी करने जा रहे हैं। सारा वर्ल्ड बैंक यानी कि फिर ये मसला हल हो जाएगा कि आपको जो है वेरिफिकेशन के लिए, तो इसको आप वेब पर क्यों नहीं ले आते हैं? वेब पे है, हमारी वेबसाइट है, उस पर ओपन करें, सब चीज़ें, हर चीज़ मौजूद है हमारे पास, मौजूद है। बिल्कुल, आप SBC की वेबसाइट मतलब ये कि बहुत हद तक लोगों की अपनी गलती है, इसमें काफ़ी हद तक गलती है, बहुत काफ़ी हद तक। हम बिल्डिंग कंट्रोल वाले कहाँ फंसते हैं जाके, जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो उसमें मामला दूसरे आ जाते हैं।
कि तोड़ना फिर बनाना, तोड़ना फिर बनाना, वहाँ पे थोड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ सोसाइटीज़ और अलॉटमेंट एलोकेशन के हवाले से हमारा बिल्कुल जहन क्लियर है, हम बिल्कुल खिदमत के जज्बे से काम करने की कोशिश चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सिस्टम एक मौजूद है। अब ज़ाहिर है कि लोगों का काम ही है कि वो सिस्टम को फॉलो करें, यूज़ करें। बहुत शुक्रिया आज का आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही थी कि बिल्डिंग कंट्रोल और इससे मुल्क जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि अगर किसी प्लॉट पे फ्रॉड होता है, किसी बिल्डिंग के हवाले से फ्रॉड होता है, तो उसके हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।